हे गाइस, वेलकम टू इन्फिनिटी बायो एड्यूसम। आज हम चालू करने वाले हैं हमारे टर्म 2 का सबसे पेचीदा चैप्टर, दैट इज योर बायोटेक्नोलॉजी। हाँ, बच्चों को ये थोड़ा सा पेचीदा लगता है, थोड़ा सा टफ लगता है, क्योंकि इस पे आता है थोड़ा एप्लीकेशन बेसिस, ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज की थोड़ी ज्यादा जरूरत रहती है। पर हम इसको एकदम आसानी से समझेंगे हमारे इन कुछ लेक्चर्स में, ठीक है। और क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है, तो हम लोगों ने अरेंज किया है सिर्फ आप लोगों के लिए फ्री लाइव डाउट सेशन, जहां पे आप आइए, सारे डाउट्स लेके आइए, सब क्लियर कीजिए मेरे साथ एंड अपने आप को बेस्ट प्रिपेयर कीजिए फॉर योर टर्म 2। सो चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सो पहले समझते हैं कि बीटी है क्या, बायोटेक्नोलॉजी है क्या। ये एक ऐसी टेक्निक है जहां पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करेंगे या फिर उनके एंजाइम्स को यूज करेंगे, ताकि हम हमारे प्रोडक्ट्स बना सके और हमारे मतलब का काम निकलवा सके। भैया जी, हम लोग मतलब ही है, ओके। हम लोग अपने मतलब के लिए किसी को भी वापर डालेंगे। तो यहां पे हम लोग कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके हमारे मतलब का काम निकलवाएंगे। इज दैट क्लियर? सो चलो जरा एक और डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, जो कि दिया है EFB ने। फुल फॉर्म याद रखेंगे, स्टार मार्क करेंगे अपने टेक्स्ट बुक में, दैट इज योर यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसने क्या डेफिनेशन दिया? इन्होंने ऐसा बताने की कोशिश की है कि ये इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन मतलब संगम है, दो चीजों का संगम। किस किस का? नेचुरल साइंस का और दूसरी तरफ हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। इन दोनों के संगम से हमारा ये बायोटेक्नोलॉजी बना है। थोड़ा शब्दों पे ध्यान देते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस एंड ऑर्गेनिजम्स। मतलब हम लोग नेचुरल साइंस ही देखेंगे, नेचुरल केमिकल प्रोसेस, नेचुरल ऑल दी स्टेप्स, सब कुछ नेचुरल होगा, विच इन्वॉल्व्स योर ऑर्गेनिजम्स, या उनके सेल्स, या उनके कुछ हिस्से, या फिर उनके अंदर पाए जाने वाले कुछ मॉलिक्यूल्स विच कैन बी एंजाइम्स, या मॉलिक्यूल्स जैसे ही कुछ और केमिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। ताकि अगेन वही चीज, ताकि हम उससे हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज निकलवा सके, ठीक है। वापस से वही मतलब ही वाली बात ही आ रही है। तो दोनों डेफिनेशन हो चुके हैं क्लियर। आगे समझते हैं कि बीटी डील किससे करती है। तो जब अपने बीटी बोलते हैं, यहां पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के हेल्प से अपने मतलब का काम निकलवा रहे हैं। सिंपल इतना सा मतलब है। अब ये डील कहां पे कर रहा है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे कि दही बनाना, उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस, ठीक है। तो ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो लैक्टिक एसिड बनाता है, राइट, और उससे फिर दही बन जाता है। तो ये भी हमारा एक कॉमन सा यूज है जो हम लोग काफी टाइम से यूज कर रहे हैं, राइट। फिर उसके बाद ब्रेड बनाना, जिसके लिए हमारे पास ईस्ट अवेलेबल है, बेकर्स ईस्ट जिसको बोलते हैं, सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया है, ठीक है, तो वो यूज करते हैं। फिर वाइन बनाने के लिए, दारू है ना, तो वो बनाने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं ब्रूअर्स ईस्ट, जो कि वापस से एक ईस्ट, एक फंगल ग्रुप ही आ जाता है। सो उनके हेल्प से हम हमारे मतलब की चीजें काफी लंबे टाइम से बनवा रहे हैं भैया, ठीक है। नेक्स्ट, आए हाय हाय, ये वाला अब समझने की बात आती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब आप एक बात समझिए, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रोसेस, हमें पता है कि स्पर्म और एग ये दोनों फ्यूज होते हैं, और फ्यूज होके क्या बनते हैं? जाइगोट बनते हैं। पता है हमें ये चीज हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रो में पढ़ाया, और मैंने पढ़ा दिया काफी अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये प्रोसेस मुझे पता है, बट यही चीज जब मैं लैब में करता हूं, इन अ टेस्ट ट्यूब, पूरा एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हेल्प से, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। मतलब ये नेचुरल साइंस ही है, मुझे पता है कि स्पर्म और एक फ्यूज होकर जाइगोट ही बनता है, पर इसको मैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, सिंथेसिस एंड यूजिंग ऑफ अ जीन। तो हम लोग जीन सिंथेसाइज कर सकते हैं। क्यों जीन सिंथेसाइज करवाना है भैया? जीन सिंथेसाइज इसीलिए करवाना है ताकि मैं उससे अपने अलग अलग प्रोटीन्स बनवा सकूं। आई कैन प्रिपेयर माई डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स, माई डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट, ठीक है। उसके बाद डीएनए बेस्ड वैक्सीन्स बना सकते हैं, एंड टू करेक्ट द डिफेक्टिव जीन्स। हम लोग को पता है बहुत सारे म्यूटेशंस आते रहते हैं, डीएनए में चेंजेस आती रहती है, उसके वजह से बीमारियां होती है। ये भी चीज हम लोगों ने हमारे प्रीवियस टर्म 1 के चैप्टर में पहले से देखे हुए, जेनेटिक्स में, ठीक है। तो वो जो म्यूटेशन है उसको हम लोग बीटी के हेल्प से, बायोटेक के हेल्प से करेक्ट करवा सकते हैं। इन सब के बारे में अपने बात करेंगे, ये जीन थेरेपी के बारे में हम लोग बात करेंगे ये पूरे सेशन में, ठीक है। चलो देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या कोर, मतलब कौन से हमारे कोर स्टेप्स या कोर टेक्निक्स क्या क्या फॉलो करनी है ये करने के लिए। तो
बिफोर आई मूव टू दिस टॉपिक्स, पहले मैं आपको कुछ पॉइंट क्लियर कर देता हूं, ठीक है। देखो, एक चीज है कि मैं स्मॉल स्केल वाला समझ सकता हूं, हाँ कटोरे में दही बना दिया, ठीक है। बट यही चीज जब बात आ रही है जीन का डेवलपमेंट करना, जीन का सिंथेसिस करना, जीन के नंबर को बढ़ाना, ये कैसे करूं भैया? सो चलो जरा कोर टेक्निक्स की तरफ ध्यान देते हैं। तो बिफोर आई मूव टू दिस टॉपिक, पहले एक बात समझते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। आप में हम सब मिलके एक इंफिनिटी फार्मेसी खोल रहे हैं, ठीक है। एक कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मेरे कंपनी का सबसे पहला प्रोडक्ट बनाना है मेरा इंसुलिन। अब बात यह आ जाती कि सर इंसुलिन कैसे बनवा सकते हैं? अब इंसुलिन बनाने के दो चार तरीके आप लेके आओगे, ठीक है। पहला तरीका आप ये बोलोगे कि सर एक काम करते हैं, इंसानों से इंसुलिन लेते हैं। अच्छा, इंसुलिन क्यों चाहिए वो तो आपको पता है ना। डायबिटीज वाले पेशेंट को इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, डायबिटीज मेलिटस वाले पेशेंट्स को, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन की कमी होती है उनमें। तो मुझे इंसुलिन का इंजेक्शन बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे इंसुलिन बनवाना पड़ेगा, और वो भी लार्ज स्केल में चाहिए, क्योंकि अपनी कंपनी क्या थोड़ा ऐसे कमाना भाई है, बहुत कमाना है अपने को, तो अपने को लार्ज स्केल में बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बोल दिया इंसुलिन बनाओ, आपने बोला कि सर ठीक है इंसानों से ले लेते हैं। अब एक बात बताओ, क्या कोई बंदा अपना पैंक्रिया दे देगा? बिल्कुल नहीं। तो इंसानों से तो भूल जाइए। अब अपने ने सोचा कि चलो कैटल से ले लेते हैं। अब कैटल से यदि मैं ले रहा हूं, कैटल्स को पहले तो काटना पड़ेगा, स्लॉटरिंग, अगेन दैट इज अ वेरी पेनफुल जॉब। फिर उसके बाद दूसरी चीज आती है कि उसमें से जब इंसुलिन बना रहे हैं और वो जब किसी इंडिविजुअल के शरीर में इंजेक्ट किया जा रहा है, तो हम देख रहे हैं कि उसमें कुछ ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स आने चालू हो गए। ऑटो इम्यून का मतलब हो जाता है कि खुद की बॉडी उस इंसुलिन के अगेंस्ट रिएक्शन शो कर रही है। हम देख रहे हैं कि एलर्जीज आना, खुजली आना, इंटरनल प्रॉब्लम्स होना, ये सारी चीजें चालू हो गई। तो मतलब मैं कैटल से भी नहीं ले पा रहा हूं। सो अब मैं क्या करूं? नाउ व्हाट टू डू? व्हाट आई कैन डू इज कि मैं यदि किसी ऑर्गेनिज्म में मेरे जीन को डाल दूं और वो ऑर्गेनिज्म मेरे लिए इंसुलिन प्रोड्यूस करके देगा, बात बन गई, बात खत्म, हाँ या ना? तो क्या मैं ये टेक्निक को यूज कर सकता हूं? क्या किया मैंने मेरे सेल्स में से इंसुलिन का जीन लिया, उसको किसी ऑर्गेनिज्म, कुछ थर्ड पार्टी ऑर्गेनिज्म में डाल दिया, और फिर उसको मैंने बढ़ने दिया। तो उसके अंदर मेरे जीन्स डेवलप हो रहे हैं, मेरे इंसुलिन के जीन्स डेवलप हो रहे हैं, वो इंसानों वाला इंसुलिन बना रहा है, और फिर उसमें से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करके हम इंजेक्शन की शीशियां बना के फिर उसके बाद बेच सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस एक्चुअली इज। हम ये चीज को फॉलो करने वाले, क्योंकि खुद का इंसुलिन बन रहा है भैया किसी और ऑर्गेनिज्म में, बीटी का इस्तेमाल करने वाले। ओके, चलो देखते हैं। तो आज आता है आपका सबसे पहला स्टेप, विच इज योर जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? तो ये एक ऐसी टेक्निक है जहां पे हमारा जेनेटिक मटेरियल, विच इज माय डीएनए, और किसी ऑर्गेनिज्म में आरएनए, ओके, इज केमिकली ऑल्टर्ड मतलब कुछ चेंज करेंगे। हालांकि मुझे अभी चेंज करने की जरूरत नहीं है, मेरा इंसुलिन एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा इंसुलिन लो और कोई थर्ड पार्टी ऑर्गेनिज्म में डाल दो। देखो लिखा हुआ है ना कि इट इज देन इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। कोई थर्ड पार्टी ऑर्गेनिज्म में वो जीन को डाल दो, खत्म, ठीक है। मान लीजिए मैंने मेरे जीन को किसके अंदर डाल दिया? बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। तो बैक्टीरिया की खास बात क्या होती है भैया? वो हर 20 मिनट में डबल हो सकता है। इकोलाई के बारे में बात करो, हर 20 मिनट में डबल, तो वो मेरे जीन को भी डबल करता जाएगा, प्लस इंसुलिन भी प्रोड्यूस करता जाएगा। मेरे लिए तो फायदा ही फायदा है, हाँ या ना? अपने आप अभी चालू कर दो गाड़ी, अपने आप वो बढ़ता जाएगा, ठीक है कि नहीं है? सो व्हाट वी आर सीइंग कि बैक्टीरिया पहले इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, बट जब मेरे जीन को मैंने बैक्टीरिया के अंदर डाला तो हम देख रहे हैं बैक्टीरिया मेरे लिए इंसुलिन, या खुद के, अभी देखो उसके बॉडी के अंदर इंसुलिन का जीन आ चुका है, मतलब वो प्रोड्यूस करेगा। क्या उसका फिनोटाइप बदल गया? यस और नो? तो हम लोग देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप भी हो जाता है बदल, ठीक है। सो ये हो जाता है अपना जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब बात ये आती है कि सर सेकेंड स्टेप क्या लिखा हुआ है? तो इट इज योर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अब इधर क्या करना है? हम एक स्टेराइल एटमॉस्फेयर लेना है। स्टेराइल का मतलब हो जाता है फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूं, इट इज बेसिकली फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आनी चाहिए। मैं मेरे बैक्टीरिया को संभाल के ऐसे ग्रो करूंगा कि कोई दूसरा फालतू के बैक्टीरिया या फंगस ग्रोथ ना हो जाए वहां पे।
ठीक है, क्योंकि उसमें मेरे मतलब की चीजें ग्रो हो रही है, तो मुझे उसका पूरा पूरा ध्यान रखना है, स्टेराइल मीडिया प्रोवाइड करनी है, एंड विद दिस केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस हम लोग अपने जो माइक्रोब्स है उसको लगातार ग्रो करेंगे, लार्ज क्वांटिटीज में ग्रो करेंगे, ताकि उसके अंदर से हम लोग मैन्युफैक्चर कर सके हमारे एंटीबायोटिक, वैक्सीन्स, एज वेल एज योर एंजाइम्स एंड मेनी मोर स्टफ फ्रॉम दोज ऑर्गेनिजम्स। इज दैट क्लियर? तो हमें ये 2 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या बताया कि मेरे जीन को, इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, इंसुलिन इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके। आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी जीन ले सकते हो और उसको कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल देना है और उसको ग्रो होने देना है। इज दैट क्लियर? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस प्रोसेस विल बी टेकिंग प्लेस। तो हम लोग अभी बेसिक स्टेप्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। सो वी नीड टू फॉलो दिस टिपिकल 3 स्टेप्स, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा हमें अपने डीएनए को आइडेंटिफाई करना है कि एक बात समझते हैं, मेरा डीएनए कितना बड़ा है। मैंने ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा है कि भैया जी हमारा जो डीएनए है ना वो है लगभग 2.2 मीटर लंबा। पर क्या मुझे पूरे डीएनए की जरूरत है? नहीं। हमारी कंपनी क्या बना रही है? इंसुलिन। सो मैं मेरे पूरे डीएनए में से सिर्फ इंसुलिन का पार्ट काट के निकलवा लूंगा। इज दैट क्लियर? सिर्फ मेरे इतने बड़े डीएनए में से सिर्फ जो इंसुलिन का पार्ट है सिर्फ उसको लूंगा और फिर उसको बैक्टीरिया में डाल दूंगा। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज योर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए। फिर उसके बाद आ जाएगा इंट्रोड्यूसिंग दिस आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। तो मैंने एक बार इंसुलिन काट के निकाल लिया, फिर उसके बाद मैं उसको बैक्टीरिया में डाल दूंगा और फिर उसके बाद थर्ड स्टेप कि मैं उस बैक्टीरिया को ग्रो होने दूंगा, उसको मल्टीप्लाई होने दूंगा और फाइनली मैं उससे अपने मतलब की चीज निकालवा लूंगा। ठीक है, तो चलो जरा एक एक स्टेप को अच्छी तरीके से बारीकी से पढ़ते हैं। Starting with the first point, that is your identification of DNA with desired gene. अब एक बात समझते हैं, ये टॉपिक को थोड़ा सा अपने आराम से लेते हैं। Let's take an example कि मेरे पास एक काऊ है, ठीक है, I am having a cow and I am having a bull, ठीक है। अब काऊ जो है वो दूध अच्छा देती है, ठीक है, दूध अच्छा दे रही है, पर क्या है ना कि वो उतनी तंदुरुस्त नहीं है, कमजोर सी काऊ है और दूध भी जो है वो अच्छी प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है, बट कमजोर है। ऑन द अदर हैंड जो बुल है वो कत्ते ओपी है, कत्ते स्ट्रांग है, ठीक है। अच्छा, दोनों का प्रॉब्लम एक है कि दोनों का लाइफ स्पैन बहुत छोटा है। इज दैट क्लियर? सो हम लोग यहां पे क्या देख रहे हैं कि जब मैं एक काऊ है विच इज प्रोड्यूसिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मिल्क, ओके, एंड अ बुल विच इज वेरी मच स्ट्रांग, तो हम इधर क्या देखेंगे, जो इनके जो बच्चे होंगे वो दूध भी दे रही है प्लस वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो मुझे मेरे मतलब का जो न्यू काऊ है वो तो मिल गया है। बट नाउ द पॉइंट इज कि दोनों में एक प्रॉब्लम थी कि दोनों का जो लाइफ स्पैन था वो बहुत कत्ते कम था। तो उसका क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हम देख रहे हैं जो अब ये काऊ और बुल मिलके जो बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनके बच्चों का भी लाइफ स्पैन बहुत कम है। सो व्हाट डज दैट मीन? दिस इज योर ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, ठीक है। हम देखते हैं, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, जो पुराने जमाने से फॉलो हो रहा है। वहां पे हम लोग एक प्रॉब्लम देखते हैं कि डिजायरेबल जीन के साथ साथ अनडिजायरेबल जीन भी बच्चों में पास हो रहा है। अनडिजायरेबल क्या था? शॉर्ट लाइफ स्पैन। वो मुझे नहीं चाहिए था यार, मैं चाहता हूं कि मेरे जो गाय अभी पैदा होंगे उसकी लाइफ स्पैन बहुत मस्त हो, बट हम देख रहे हैं बिकॉज वो जीन मौजूद है तो वो जीन ऑफकोर्स उसके नेक्स्ट जनरेशन में जाने वाला है, तो हम देख रहे हैं कि लाइफ स्पैन छोटी की छोटी रह गई, कम रह गई। इज दैट क्लियर? सो मतलब कि डिजायरेबल जीन तो मुझे मिल जाता है, बट उसके साथ साथ अनडिजायरेबल जीन भी नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है, ठीक। नाउ द पॉइंट दैट कम्स इज कि क्या करें फिर? ट्रेडिशनल में तो दोनों डिजायरेबल अनडिजायरेबल दोनों जा रहा है, तो हम फॉलो करेंगे हमारा ये प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज योर जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ डिजायरेबल जीन ही हम पास कर रहे हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लो, अभी अभी मैंने बताया कि मेरा इतना बड़ा डीएनए था, बट उसमें से मैंने सिर्फ इंसुलिन के जीन को ही बैक्टीरिया में डाला है, कोई फालतू के जीन नहीं, कोई दूसरा जीन नहीं। इज दैट क्लियर? सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, दैट इज आपके डीएनए में से आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आपको मल्टीप्लाई करना है या उसमें से आपका इंपॉर्टेंस क्या है। लेट मी शो यू द एनिमेशंस व्हिच आई हैव मेड। तो यहां पे देखिए, आपके पास होगा एक डीएनए, ठीक है, ये मेरे पास एक डीएनए मॉलिक्यूल मौजूद है। अब उस डीएनए में से
सिर्फ जो बीच में येलो वाला पार्ट दिख रहा है दैट इज माय जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो मेरे मतलब का जीन है, जो कि मेरा इंसुलिन है। हाँ या ना? ठीक है, तो मुझे पता है कि इतने बड़े डीएनए में से मुझे सिर्फ ये येलो वाला पार्ट चाहिए। सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू बेसिकली कट दिस डाउन। और इसको कट करने के लिए मेरे पास है ये जो अभी अभी सीजर्स आए ना, दिस आर कॉल्ड एज योर मॉलिक्यूलर सीजर्स। ओके, हम लोग देखेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, आरई करके मैं पढ़ाऊंगा, जहां पे हम समझेंगे कि ऐसे ऐसे एंजाइम्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं जो डीएनए को काट सकते हैं। सो हम देखेंगे कि वो मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट को के पार्ट के आसपास से काट देगा एंड नाउ आई विल गेट माय पर्टिकुलरली जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और बाकी जितने भी पार्ट्स हैं उसको फेंक दो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोना डू इज कि मैं इसके मल्टीपल कॉपीज भी बना लूंगा। सो नाउ व्हाट आई एम हैविंग माय ओनली एंड ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो कि मेरे एग्जांपल के हिसाब से इंसुलिन है। आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक, आ जाओ चलो सेकंड स्टेप की तरफ पढ़ते हैं। दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। एक चीज समझते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर, मान लीजिए बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, क्या लगता है, क्या बैक्टीरिया बोलेगा हाँ भैया आजा आजा तू आजा, मैं तेरे को मल्टीप्लाई करके देता हूं? क्या लगता है आपको बैक्टीरिया वो मल्टीप्लाई करके देगा? बिल्कुल नहीं। बैक्टीरिया पागल थोड़ी है। बैक्टीरिया को भी पता है कि कौन सा जीन मेरा है और कौन सा जीन पराया है या कोई मतलब का नहीं है। सो मैं करूंगा षड्यंत्र। व्हाट आई विल डू इज मैं बैक्टीरिया के ही जीन के अंदर मेरा जीन फिट कर दूंगा और फिर बैक्टीरिया के अंदर डालूंगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? वापस से सुनिएगा, मैं बोल रहा हूं कि बैक्टीरिया के ही जीन को लूंगा और उसके अंदर मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट को फिट कर दूंगा और फिर मैं बैक्टीरिया के अंदर डालूंगा। तो बैक्टीरिया समझ ही नहीं पाएगा कि ये मेरा है या पराया है, वो तो सोचेगा कि हाँ यार ये तो मेरा ही जीन है, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो ये स्ट्रैटेजी को अपने अप्लाई करेंगे। जरा देखते हैं क्या करेंगे। वी विल बी यूजिंग दी प्लाज्मिड्स। ओके, और प्लाज्मिड्स जिसको अपने बीटी में बोलते हैं वेक्टर। अब ये जो दो टर्म है इसको जरा अपने समझते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या है। देखो आ गया आपका वापिस से एक एनिमेशन छोटा सा, आप देख सकते हो बीच में एक बैक्टीरिया मौजूद है और बैक्टीरिया के दो क्रोमोसोम्स लिखे हुए मैंने। एक क्रोमोसोमल डीएनए जिसका जेनेटिक सारा इंफॉर्मेशन मौजूद है वो क्रोमोसोमल डीएनए में। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्रोमोसोमल डीएनए। दूसरी तरफ आप देख सकते हो दैट इज योर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। ठीक है, आप देख सकते हो कि प्लाज्मिड यहां पे आपको गोल नजर आ रहा होगा, पूरा सर्कुलर डीएनए हमें देखने को मिलता है। अब इसके अंदर होता क्या है, तो बीमारी कॉज करने वाली जीन्स, ठीक है, एंटीबायोटिक से बचने वाले जीन्स, तो ये सारी जो खुराफाती बैक्टीरियाज होते हैं ना, उनके अंदर ये प्लाज्मिड बड़े काम के होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी के वजह से बीमारी कॉज होती है, इनको एंटीबायोटिक से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके अंदर ये सारी जीन्स होती है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज योर प्लाज्मिड। तो जरा समझते हैं कि इस प्लाज्मिड का करना क्या है। तो सबसे पहले मैं बैक्टीरिया में से ये प्लाज्मिड एक्सट्रैक्ट आउट करूंगा। सो दिस इज व्हाट आई एम हैविंग, दिस इज योर माय प्लाज्मिड। अब इस प्लाज्मिड को क्योंकि मैं बीटी में यूज कर रहा हूं, दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड एज योर वेक्टर। ठीक है, वेक्टर क्या होता है, वाहन। ठीक है, वाहन मतलब मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको ये वेक्टर उठाएगा और बैक्टीरिया के अंदर ले जाएगा। ठीक है, तो जरा देखते हैं ये कैसे काम करते हैं। वापस से मैं वही सीजर यूज कर रहा हूं, वही सीजर्स की हेल्प से मैं इस वेक्टर को भी काट रहा हूं सेम तरीके से। और वेक्टर को काटने के बाद नाउ आई एम हैविंग द वेक्टर लाइक दिस। कट गया वेक्टर, आप देख सकते हो। ठीक है, और फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या बनाया था, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट। राइट, नाउ व्हाट आई एम गोना डू, वेक्टर किसका है, वेक्टर बेसिकली बैक्टीरियल ओरिजिन है ना, बैक्टीरिया में से ही मैंने वेक्टर निकाला। ओके, और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो मैंने ह्यूमन का लिया हुआ है फॉर दिस एग्जांपल। इंसुलिन का एग्जांपल लिया था तो उसमें मैंने ह्यूमन का इंसुलिन लिया है। सो दिस जीन ऑफ इंटरेस्ट इज फ्रॉम ह्यूमन। सो नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज कि इसको मैं कर दूंगा ज्वाइन। अगेन इस चीज के लिए भी एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, तब जाके ही ये ज्वाइन होगा, वरना नहीं होने वाला। सो नाउ व्हाट आई एम हैविंग, बैक्टीरियल वेक्टर प्लस मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये दोनों का जो कॉम्बो बन चुका है दैट इज कॉल्ड एज योर रिकॉम्बिनेंट डीएनए और आरडीएनए। इज दैट क्लियर? आई होप एनिमेशन ने आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। यस, चलो अब जरा आगे समझते हैं, बात करते हैं हमारे थर्ड स्टेप की तरफ। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो बना दिया, अब इसको मुझे बैक्टीरिया के अंदर डालना है, फिर उसको मुझे मेंटेन करना है
और इस उसको मुझे ये भी ध्यान देना है कि होस्ट में मतलब वो बैक्टीरिया में अच्छे से गया हो, और वो डीएनए अपने बच्चों को भी पास कर रहा हो। राइट, मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो अपने बच्चों को भी पास कर रहा हो। तो चलो देखते हैं। एक पॉइंट यहां पे लिखी हुई है, वो ऐसा है कि भाई आपके पास जो भी डीएनए होता है, जो भी एलियन पीस ऑफ डीएनए का मतलब क्या हो गया, मेरा इंसुलिन वाला जीन। ठीक है, जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो मैंने डाला है वेक्टर के अंदर, वो मेरा एलियन डीएनए है। ठीक है, सो चलो लिख देते हैं। ठीक है, तो ये जो एलियन डीएनए लिखा हुआ है इसका मतलब हो जाता है मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, राइट, जो कि मेरे लिए इंसुलिन है। ठीक है, तो वो मैंने वेक्टर के अंदर डाल दिया है। अब उसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होता। अब याद कीजिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे, आपको याद होगा कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में एक सबसे क्रूशियल चीज हो जाती थी, दैट इज योर ओरी साइट। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का साइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था। क्यों? क्योंकि इस साइट से पता चलता था कि हाँ भैया जी, एक डीएनए का 2 डीएनए बनाना है, 2 डीएनए का 4 डीएनए बनाना है, ये तब पता चलता था। हाँ या ना, मतलब बिना ओरी साइट का आपका रेप्लिकेशन कतई नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। सो व्हाट आई नीड टू डू इज, मैं ये चीज ध्यान पे रखूंगा कि मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट में ओरी साइट नहीं है, तो वेक्टर में जो बैक्टीरियल वाला पार्ट था वो वेक्टर में मेरा ओरी साइट होना ही चाहिए, तभी जाके वो रेप्लिकेट होगा एंड वी विल सी दैट यस, हेंस the DNA is integrated into the recipient genome, it multiplies and inherit all to the host DNA। तो हम लोग देख रहे हैं कि होस्ट डीएनए के साथ साथ जो बैक्टीरिया के अंदर उसके खुद के डीएनए है, उसके साथ साथ वो अब मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी मल्टीप्लाई करेगा। तो जरा वापस से इसको एनिमेशन से समझ ले चलो भैया। ये था आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, उस साइड आप देख सकते हो, और इधर मेरे पास है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अंदर सबसे पहले मैं ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अंदर डाल दिया। दिस इज कॉल्ड एज योर ट्रांसफॉर्मेशन। सबके बारे में विस्तार में पढ़ेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, हर एक शब्द, हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट मैं एकदम विस्तार पूर्वक पढ़ूंगा। अभी के सेशन में सिर्फ इंट्रोडक्शन समझ रहे कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या लगाना है। ठीक है, तो बैक्टीरिया के अंदर पहुंच चुका है। अब वेक्टर के अंदर क्या होना चाहिए, मैंने अभी अभी बोला वेक्टर के अंदर होना चाहिए ओरी साइट, राइट। हम लोग देखेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर होना चाहिए ओरी साइट, बिकॉज दिस ओरी साइट इज हेल्पिंग फॉर द रेप्लिकेशन। ठीक है, सो हम देखेंगे कि क्योंकि ओरी साइट मौजूद है वेक्टर में, तो ये मल्टीप्लाई होना स्टार्ट कर देगा इंटरनली। मतलब एक ही बैक्टीरिया के अंदर मल्टीपल कॉपीज बनने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर ऑफ कोर्स बैक्टीरिया भी जो है वो भी मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड व्हाट आई विल ऑब्जर्व इज कि यस, पहले एक बैक्टीरिया, फिर 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से जो बैक्टीरिया के नंबर है वो बढ़ते जाएंगे। और एक चीज नोटिस कीजिए, उनके अंदर मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। इज दैट क्लियर? तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अब बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। ठीक, ये हो जाता है आपके बीटी का एक बहुत ही कॉमन इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसी को अपने समझेंगे एकदम विस्तार में। पर एक्चुअली इसको शुरू किसने किया था, तो जरा वापस से ये पैराग्राफ की तरफ ध्यान देते हैं। तो ये जो प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, जहां पे हम लोग ये इंसर्शन कर रहे हैं, फिर जोड़ने का काम कर रहे हैं, है ना। अभी अभी किया, वेक्टर लिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, उसको इंसर्ट किया, फिर जोड़ा, ज्वाइनिंग की, और फाइनली जो मुझे मिला दैट इज कॉल्ड एज योर दिस टेक्निक, जिसमें हम लोग एक पूरा नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसको शुरू किसने किया था, तो पहली बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी शुरू किया था स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने, और वो भी कब किया था, 1972 में। इसको अंडरलाइन कर लीजिए अपने टेक्स्ट बुक में, बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन भाई साहब, इन दोनों ने मिलके आपका ये पहला बीटी का जो बोलते हैं ना बेस बनाना, इन लोगों ने बनाया है। ठीक है, इनके बिना बीटी के बारे में लोग नहीं सोच पाते। ठीक है, तो दे डिड अ ह्यूज ग्रेट जॉब। एंड एग्जैक्टली उन्होंने किया क्या था, अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने लगाया क्या था। तो एक्सपेरिमेंट में किया कुछ इस तरीके से, ध्यान से सुनना। एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लिया। कहां से लिया उन लोगों ने सैल्मोनेला टाइफिमोरियम से, जो कि टाइफाइड कॉज करता है। ठीक है, और उसको उन्होंने एक वेक्टर के साथ जोड़ा और उसको फिर ई कोलाई में ट्रांसफर किया।
अब ये क्या लिखा हुआ है इसको भी एनिमेशन से समझते हैं, चलो देखते हैं। अब मेरे पास है सैल्मोनेला टाइफिमोरियम, यू कैन सी द बैक्टीरिया विच इज ब्लैक इन कलर, ठीक है। उसके अंदर मौजूद है प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड के अंदर देखिए मैं एक रेड कलर का पार्ट ड्रॉ कर रहा हूं, एंड दैट रेड कलर पार्ट इज योर एंटीबायोटिक, ओके, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, और वो भी किसका? टेट्रासाइक्लिन का। मतलब कि एंटीबायोटिक होते क्या है पहले सोचिए। एंटीबायोटिक एक ऐसा केमिकल होता है जो बैक्टीरिया को मार देता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या करती है? अपने आप को विकसित करती है, तो वो अपने प्लाज्मिड में ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डेवलप करती है। मतलब कि ये सैल्मोनेला टाइफिमोरियम में यदि मैंने कोई एंटीबायोटिक डाला, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट टेट्रासाइक्लिन टाइप ऑफ एंटीबायोटिक, तो जब मैंने वो डाला तो अब बैक्टीरिया को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो ग्रो हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि वो तो अंधाधुंध ग्रो हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसके पास है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो उसको एंटीबायोटिक से बचा रहा है। तो इन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने बोला कि ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है उसको साल्मोनेला टाइफिमोरियम से निकालते हैं, और एक नए प्लाज्मिड के अंदर ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, ओके, नया प्लाज्मिड जो था वो वेक्टर है ना, वेक्टर डीएनए, वेक्टर डीएनए के अंदर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में इंसर्ट कर दूंगा, और कर देने के बाद नाउ दिस विल बी ऑफ कोर्स कॉल्ड एज योर रिकॉम्बिनेंट डीएनए, राइट। अब इसको मैं डाल दूंगा इकोलाई के अंदर, ठीक है। अब बात क्या आती है कि जो इकोलाई वाला जो बंदा है ना, वो टेट्रासाइक्लिन से मर जाते थे पहले, मतलब टेट्रासाइक्लिन डालो उतने में इकोलाई खत्म, ठीक है, इकोलाई सारे के सारे मर जाते थे। बट अब जब मैंने उनके अंदर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वाला जब मैंने वेक्टर इकोलाई के अंदर डाला, तो ये जो इकोलाई थे अब ये भी हो चुके थे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। इज दैट क्लियर? तो अब मेरे जो इकोलाई है वो भी हो चुके हैं रेजिस्टेंट टू दिस एंटीबायोटिक। तो इससे मुझे क्या पता चला? इससे मुझे ये पता चला कि मैं मेरे बैक्टीरिया में झोल लगा सकता हूं, झोल कर सकता हूं, मॉडिफाई कर सकता हूं, और ह्यूमन वेलफेयर में यूज कर सकता हूं। सो ये था पूरा का पूरा आपका एक बहुत ही खूबसूरत सा इंट्रोडक्शन आपके बीटी का। आई होप आपको मजा आया होगा। यदि मजा आया होगा तो लाइक बटन दबा देना, कमेंट भी कर देना कि सर कैसा था कैसा नहीं था, और आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। सो यस, इधर तक पूरा रिवाइज कर लीजिए। डाउट सेशन के लिए हमारे जूम लिंक के साथ ऑफ कोर्स ज्वाइन हो जाइए, बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज है, ओके, और सारे डाउट्स क्लियर करवा लीजिए। और बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे कि कौन कौन से अलग अलग टूल्स हैं, जैसे कि सीजर्स क्या थे, डीएनए को कैसे अलग करना है, कैसे जोड़ना है, कैसे वेक्टर्स बनते हैं, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे हमारे आने वाले लेक्चर्स में। सो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन, पीस आउट।